हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10वीं का जो आपका विषय विज्ञान है, तो इस वीडियो में आपको अध्याय नंबर 5 देखने वाले हैं। अध्याय 5 का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए, आप सभी के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से दिया गया है। ये सारा आपको पुनरावर्तन के लिए दिया गया है। और हमारा जो प्रश्न है यहाँ से देखिए आपका शुरू होता है, और इसका अंतिम प्रश्न भी आपको पहले दिखा देता हूँ। अंतिम, हाँ देखिए, यहाँ से आपका अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय है। लेकिन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में यहाँ तक पूरा एकदम सही और सरल उत्तर। ठीक है, लास्ट में जो है ना, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही होगा लाइपेज सा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न श्वसन है, श्वसन। तो ये जो है ना आपका उपचयन है, यानी ओरिडेशन, इंग्लिश में कहा जाता है ओरिडेशन। प्रश्न 3, यहाँ पर यदि लार में लार इमाइजेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? वह ऑप्शन राइट आंसर है स्टार्च का शुगर में विघटन। अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? तो ये सही आंसर है म्यूकस। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? यकृत से पीत रस आपका क्षुद्रांत। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6। अब भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। तो चावल के पानी में स्टार्च। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? योगा हृदय में वाल्व। प्रश्न संख्या 9 है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही होगा आपको इसमें टिक लगाना द में कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का पूरा हो गया है। इसके यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन यहाँ पर भरना है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। प्रश्न 3, पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद में जो होता है ना, वो एथेनॉल और जल। अगला क्या है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद। पहले आप बताइए यहाँ पर क्या भरा जा सकता है? तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में कुपिका
गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। नंबर 8 है सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अब यहाँ पर भरना है विद्यार्थी धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। 10 में भरना है सीरा में कपाट पाए जाते हैं। इस प्रकार से 10 तक हो गया है। अब इसके आगे 11 अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में, तो यहाँ पर भरना है प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फिर इसके आगे है सही जोड़ी मिलाइए। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। तीसरा नंबर सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ यहाँ पर दिया, तो सबसे पहले पीतरस, तो पीतरस का मिलान करना है पित्ताशय और टिप्सिन, तो टिप्सिन का मिलान हो जाएगा प्रोटीन से प्रोटीन। अब देखिए अकृत, तो अकृत का मिलान होगा यूरिया का निर्माण। लाइपेज, तो लाइपेज का हो जाएगा आपका वसा, और इंसुलिन का मिलान करना है आपको, इंसुलिन का होगा अग्नाशय से। अब यहाँ पर क्या करना है, नंबर 1 का मिलान किए हैं आपका नंबर 2 का मिलान किया गया है नंबर से, 3 का मिलान नंबर से, 4 का मिलान ई नंबर से, 5 का मिलान आ नंबर से। इस प्रकार से आपको लोग सही मिलान यहाँ पर भी भर देना है। ये तो यहाँ पर मिलान करना भी है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए इसके आगे देखेंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होती है? उत्तर इसका रहेगा अमीनो अम्ल। कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? ऊर्जा घर जो है ना, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न बोला वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो देखिए जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? उत्तर रहेगा नाइट्रेस और अमोनिया। आगे प्रश्न 5। चलिए पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? एंजाइम तो ये होगा एमाइलेज। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? विद्यार्थी शरीर में तो बड़ी आंत में। चलिए प्रश्न 7 की ओर, और यहाँ पर चाहे तो आप लोग मलाशय भी लिख सकते हैं कोष्टक में। प्रश्न 6 हो गया है ना। 7 में कहा है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। एटीपी। प्रश्न 8 है वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। इसका उत्तर रहेगा क्लोरोफिल। आगे कहा गया है कि सत्य असत्य चुनिए। प्रश्न में है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो इसका उत्तर ये बिल्कुल सत्य है। बायां
अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। असत्य है। बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। ये सत्य है। बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है। ये आपका असत्य है। प्रश्न 5 है, दायां अलिंद अनाऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है। ये भी आपका सत्य है। अब यहाँ पर बोला है कि 2 अंक के प्रश्न। पहला है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चीकना तथा लसलसा बनाती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड यानी स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित कर देती है। प्रिय विद्यार्थी, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका जो बोला गया भूमिका, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, उतना जरूरी नहीं है। सिर्फ बोला है भूमिका लिखने, मतलब यह क्या, इसका कार्य क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं पूरा, तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है? ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। मैंने ब्रैकेट में घेरा लगा। चलिए, 2 नंबर का उत्तर है, जाइलम जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 यहाँ है, स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, पहला पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, क्लोरोफिल की उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है? भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। पायसीकरण में पीतरस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। नंबर 5, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की
कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 और 5 भी पूरा हो गया है। यहाँ पर स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? उत्तर, स्वयं पोषण में जीव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। नंबर 7, जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती है? मछलियां गिल्स की सहायता से श्वसन करती है और इसके लिए ये जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती है। मछलियां वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, यथा जल से बाहर निकालने पर श्वसन यानी O2 के अभाव में मर जाती है। नंबर 8 है, मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? नंबर 8, मनुष्यों में रक्त संचरण। उत्तर, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनाऑक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त। इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। प्रश्न 9 है, पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? बाष्पोत्सर्जन का महत्व। पहला, इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इससे पौधों में जल का नियमन होता है। दूसरा, यह पौधों में एक खिंचाव पैदा करता है। ठीक है, चलिए इसके आगे 4 अंक के प्रश्न देखिए। 3 अंक के प्रश्न नंबर 1 है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? एंजाइमों के क्या कार्य? यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपका 2 प्रश्न है। सबसे पहले अम्ल की भूमिका, उसके बाद एंजाइम के कार्य। तो देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा नंबर, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ये तो आपका हो गया अम्ल की भूमिका नंबर 1। नंबर 2, अब देखेंगे एंजाइम के कार्य। तो देखिए, पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न 1 का उत्तर हो गया है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 2, एक गमले में लगे स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर बेसलीन का लेप कर दिया गया, क्या यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा? इसका उत्तर है,
ये प्रिय विद्यार्थी आपका उत्तर है। यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना रहेगा क्योंकि पहला नंबर, यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकेगा तथा ऑक्सीजन के अभाव में इसके विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। दूसरा नंबर, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं हो सकेगा जिससे भोजन का निर्माण नहीं हो सकेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित यहाँ पर होना चाहिए की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। और इसका बोला गया था समीकरण तो ये रहा, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ये आपका ग्लूकोज बनता है और एक 2H2O तो है ही है। चलिए अब यहाँ है प्रश्न संख्या ये 4 है, ठीक है। उत्सर्जन का महत्व लिखिए। चलिए देखिए, अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो ये शरीर में अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उत्सर्जन का महत्व पहला नंबर लिखना है, क्योंकि मेन पॉइंट तो कहा गया था महत्व लिखने के लिए। शरीर के द्रव्यों का मान एवं प्रासरणी दाब को बनाए रखना। दूसरा, शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थित बनाए रखना, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न 4 का उत्तर हो गया है। नंबर 5, सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिए। कारण, दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की फलस्वरूप ऑक्सीजन बनने की दर श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनने की दर से बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं तथा रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल श्वसन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। प्रश्न संख्या 6, स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे यानी लाभ क्या है? उत्तर, मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतः दोनों दाएं प्रकोष्ठ से पृथक होते हैं। यह ऑक्सीजनित एवं अनाऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। इससे ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न 7 की ओर। 7, धमनियों की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती है? पतली दीवारें धमनियों में रक्त का
प्रभाव हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है, जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता है। इसलिए शिराओं की दीवारों धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। 4 अंक के प्रश्न 1, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मात्र इतना जगह दिया गया है। कितना लाइन है पहले वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मात्र 13 लाइन दिया गया है। चलिए शॉर्ट में देखते हैं इसका आंसर। उत्तर, प्रत्येक वृक्क में अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती है, जिन्हें वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से बंधे होते हैं। और इसमें ए नंबर आपका रहेगा, नेफ्रॉन 2 भागों का बना होता है, ब्रोमेन संपुट, वोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है। इसमें धमनिकाओं यानी आर्टेरियोल कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। विद्यार्थी, ये तो आपका हो गया वृक्काणु की रचना। इतना पहले आप लोग कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा लगभग 3 या 4 लाइन में क्रियाविधि। ये आपका हो गया रचना, ये जो देख रहे हो। अब देखेंगे क्रियाविधि भी 3 से 4 लाइन में आपको बताया जाएगा। अब देखिए क्रियाविधि। वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिया यूरिक अम्ल आदि होता है, को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनराव शोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता है, जहां से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। यह हो गया आपका क्रियाविधि। प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 2, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य है? उत्तर, मानव के वहन परिसंचरण तंत्र के घटक निम्न है। पहला रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रुधिर वाहिकाएं। अब देखिए रक्त, यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। अगला हृदय, यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। तीसरा नंबर रुधिर वाहिकाएं, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर प्रश्न 2 का होगा। चलिए इसके आगे प्रश्न 3 देखते हैं। इसका उत्तर सबसे पहले आपके बुक में इस प्रकार से तालिका दिया गया है। यहाँ पर दिया है वायवीय शोषण, तो यहाँ पर आपका है अवायवीय श्वसन।
और नंबर 1 जो आपका दिया है, यहाँ पर लिखना है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर होगा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पर आपका रहेगा यह केवल कोशिका द्रव में होता है। तीसरा नंबर, इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। नंबर 3 यहाँ होगा इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। नंबर 4 रहेगा इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। 5वां नंबर, अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। और यहाँ पर विद्यार्थी लिखना है यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 है अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। अमीबा अपना भोजन अपने सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं में चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेती है तथा अंगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखेंगे इसका चित्र, क्योंकि बोला है चित्र सहित। ये रहा ABC और ये आपका D, सभी में एक ही जैसा चित्र दिया गया है। तो अंगुलीकार कहाँ गया रचना? ठीक है, चलिए यहाँ पे धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है धमनी एवं सीरा में अंतर। इस प्रकार से आपके बुक में तालिका दिया गया है और इस तालिका को अच्छी प्रकार से भरना है। एक तरफ आपका धमनी है तो दूसरी तरफ सीरा। पहला नंबर, इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक यानी कि लचीली होती है। सीरा की तरफ रहेगा इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती है। दूसरा नंबर, इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है। इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में पल्मोनरी सीरा को छोड़कर शेष सभी अनऑक्सीजनित रक्त का
संवहन करती है। चौथा नंबर, इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इसमें कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। पांचवा नंबर, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती। और यहाँ पर आपको लिखना है पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पूरा हो गया है। अस्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र ये रहा, ये ए और ये आपका बी। ठीक है, हालांकि ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया है, चैप्टर 5 जो है ना आपका जैव प्रक्रम, वहीं पर। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये रहा आपका मानव पाचन तंत्र का चित्र। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। और आपको चलिए प्रश्न 8 नंबर 8 कहा है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पंथों का रेखा चित्र। ध्यान दीजिए, तो बोला गया है हमसे रेखा चित्र। तो रेखा चित्र इस प्रकार से रहेगा आपका ग्लूकोज यानी 6 कार्बन अणु, ये आपका कोशिका द्रव, पाइरूवेट यानी कि 3 कार्बन अणु, ईस्ट ऑक्सीजन का अभाव, इस प्रकार से एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, और ये आपका हो CO2, H2O और ऊर्जा। इस प्रकार से आपको ग्लूकोज के विखंडन का रेखा चित्र आपको बनाना है। प्रश्न 9 है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र हृदय का ये रहा। हालांकि ये जो चित्र आपको लोग जो देख रहे हो ना, ये आपके बुक में दिया गया अध्याय 5। ठीक है, वहां से मतलब क्या होगा ना कि थोड़ा सा आसानी से आप लोग बुक से देखकर बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मानव हृदय का। उसके बाद अगला प्रश्न आपका वृक्क वाला है। नंबर 10 में कहा गया ना कि मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसका जो चित्र है देखिए वृक्काणु, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो, ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया। और हाँ, ये जो हम लोग 3 नंबर वाला जो प्रश्न है उसमें भी आपका ये प्रश्न आया था कि वृक्काणु का रचना और क्रिया विधि लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया इसका चित्र बनाने के लिए, तो इस प्रकार देख सकते हो। और आपके बुक में भी ये चित्र दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर दिया था ये थोड़ी सी लंबी थी, और ये आपका प्रश्न 11 जो ना लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? इसका परिवहन तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा संपूर्ण शरीर में O2 का परिवहन करता है। अब यहाँ पर देखिए, श्वसन के पश्चात बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रकार परिवहन करती है। CO2 का परिवहन, ये तो आपका हो गया प्रिय विद्यार्थी ऑक्सीजन का परिवहन। अब यहाँ पर बोला कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अधिकांश CO2 जल के साथ जुड़कर बाई कार्बोनेट के रूप में परिवहन करती है। दूसरा, कुछ मात्रा में CO2 यानी Hb के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करती है। इस प्रकार O2 CO2 हीमोग्लोबिन की सहायता से परिवहन करते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है इस चैप्टर को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।